ठीक है जी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना जो हमें पढ़नी है, मैं पहले वो लिखवा देता हूँ। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी है। एक तो अकाउंटिंग एजम्पशंस और एक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं। ये तो इनमें से मतलब इन दो कॉन्सेप्ट में से जरूर आएगा ही आएगा थ्योरी में, इस चैप्टर में। इन दोनों जो ये जो दोनों टॉपिक हैं, इन दोनों में से 100% आना ही आना है। कंफर्म है ये बात इन दोनों में से, ठीक है। तो इसको अब जरा समझते हैं। पहले तो समझते हैं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। पहले कोई आप में से बताएगा इस प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है। ये PLES, PAL नहीं लिखा मैंने, PLE लिखा है। इसका मतलब बता सकता है कोई, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है इस वाले का। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स। इस प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है, रूल्स। मतलब अकाउंटिंग के रूल्स, मतलब अकाउंटिंग के रूल्स, मतलब अकाउंटिंग के रूल्स मतलब हो गया कि क्या होता था। आपने फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा पढ़ा हो कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट और वो साइंस दोनों होती है। अब क्या होता था, आर्ट का मतलब क्या है कि हर कोई अपने तरीके से कर रहा था अकाउंटिंग। कोई कुछ तरीके से, कोई कुछ मेथड से कर रहा था। तो क्या हुआ, जो ICAI है, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसने ना कुछ रूल बना दिए कि भाई आपको ये अकाउंटिंग ऐसे ही बनानी है। ये नहीं कि आप अपने तरीके से कुछ भी बना रहे हो। मतलब मान के चलो मेरा है बिजनेस और हर्ष का बिजनेस है, हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं। सेम हमारी सेल है, सेम परचेज है, सब कुछ सेम है। उसका अलग प्रॉफिट आ रहा है, मेरा अलग आ रहा है। ऐसे कैसे भाई, जब हमारी सेम सेल है, सेम परचेज है, सेम खर्चे हैं, सब कुछ सेम है, तो प्रॉफिट भी सेम आना चाहिए। लेकिन नहीं आता था, क्यों? क्योंकि वो अलग रूल्स से कर रहा है हर्ष, मैं अलग रूल से कर रहा हूँ, तो ऐसे थोड़ी होगा। तो अकाउंटिंग में क्या हुआ कि एक रूल्स बना दिए, प्रिंसिपल्स बना दिए कि आपको यही रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, युवराज भी आ गया है, तो अभी कुछ ज्यादा कराया नहीं है, ठीक है। सुन लो एक बार फिर से। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्या मतलब हो गया कि भाई एक रूल्स बना दिए, रूल्स बना दिए जो सबको फॉलो करने हैं। ठीक है, एक सेम तरीके के रूल्स बना दिए कि भाई अब चाहे हर्ष है, युवराज है, अंश है, मैं हूँ, टीना है, सागर है, सब लोग जो है अकाउंटिंग कर रहे हैं, मतलब बिजनेस कर रहे हैं, और सबका अगर सेम ही तरीके का बिजनेस है और सबका सेम सेल्स परचेज वगैरह सब सेम है, तो ऐसा नहीं कि सबके प्रॉफिट भी अलग अलग आएंगे, फिर सबके प्रॉफिट भी सेम आएंगे, क्योंकि हम सेम रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए, और ये किसने बनाए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल्स हमको फॉलो करने होते हैं। तो प्रिंसिपल मतलब हो गया रूल्स। ठीक है, तो इसको ना एक और नाम से भी जानते हैं, उसका नाम देख लो क्या। मैं पूरे यहाँ डेफिनेशंस नहीं लिखवाऊंगा, कुछ नहीं लिखवाऊंगा, बस मैं आपको चैप्टर समझाऊंगा। पढ़ना आपने बुक से ही है, ठीक है। तो उसको, इसको कहते हैं GAAP। GAAP, GAA की फुल फॉर्म होती है जनरली जनरली एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही ये कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अगर आपको पूछ लें व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या पूछ लें व्हाट इज GAAP, तो दोनों का आंसर सेम ही होगा कि भाई ये एक रूल है जो बनाए गए हैं, किस लिए, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, मतलब कि सबके अकाउंट्स सेम बने। ऐसा नहीं कि कोई अपने ही बना रहा है, अलग ही अकाउंट्स बना रहा है, मैं अलग बना रहा हूँ, आप अलग बना रहे हो, ऐसा नहीं। एक पूरे जो है सबके लिए सेम रूल बना दिए गए हैं, जो कि जनरली एक्सेप्टेड है, मतलब जो सबको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। जैसे रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये रूल्स जो है, या और भी जो अकाउंटिंग के बहुत सारे रूल्स हैं, तो वो सब आपको सबको सेम ही फॉलो करने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैंने टीना को पढ़ाया कि डेबिट द गिवर और क्रेडिट द रिसीवर, और मैंने युवराज को पढ़ाया डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन। ऐसे उल्टे सीधे नहीं है ना, मतलब कि सबके लिए सेम रूल बताया मैंने आपको। तो सबके लिए सेम रूल फॉलो होते हैं, चाहे वो अंबानी का बिजनेस हो, चाहे वो एक छोटा सा जिसकी कमला नगर में दुकान है उसका बिजनेस हो, उन दोनों के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेम रहेंगे, उनको सेम ही रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हो गया GAAP, या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये आपको समझ आ गया।
और ये दोनों चीजें क्या है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, यही आएंगी आपके इस चैप्टर में, यही दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझते क्या होता है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है ना, इसको अब आप समझ लो दो पार्ट में डिवाइड कर लो। पहला हो गया अकाउंटिंग एजम्पशन और दूसरा हो गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यही नाम है इसका, तो इसको दो पार्ट में चेंज कर दिया, अकाउंटिंग एजम्पशन और अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये अकाउंटिंग एजम्पशंस है ना, ये तीन है, तीन अकाउंटिंग एजम्पशंस हमने पढ़नी है। और अकाउंटिंग एजम्पशंस का क्या मतलब है कि ये तो सभी बिजनेस को फॉलो करनी है। ये अच्छा एजम्पशन मतलब पता है आपको क्या होता है? एजम्पशन मतलब होता है कि मानना, मतलब एज्यूम करना। एजम्पशन मतलब क्या होता है कि ऐसे आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, लेट दिस इज इक्वल टू एक्स या लेट एज्यूम इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि हमको माननी है ये अकाउंटिंग एजम्पशन से तीन, वो तो सभी बिजनेस को माननी ही है। और जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत सारे हैं, ये किसी बिजनेस में फॉलो होते हैं, किसी बिजनेस में फॉलो नहीं होते, लेकिन ये जो एजम्पशंस है ये सभी बिजनेस में फॉलो होती हैं। तीन है, तीन के नाम लिख रहा हूं पहले तो क्या क्या है। पहला है गोइंग कंसर्न, दूसरा है कंसिस्टेंसी और तीसरा है एक्रूअल। गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कंसिस्टेंसी एजम्पशन, एक्रूअल एजम्पशन। ठीक है जी, ये तीन एजम्पशन हैं जो हमें मान के चलनी पड़ती हैं। और ये एजम्पशन जो है इनका मतलब क्या है अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या होती है। गोइंग कंसर्न एजम्पशन होती है कि हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारा ये जो बिजनेस है ना, इस ये लंबे टाइम तक चलेगा, मतलब ये कंटिन्यू करेंगे हम लंबे टाइम तक। और हमारी कोई इंटेंशन नहीं होगी, हमारे कोई ऐसे सोच नहीं होगी कि इसे हमें बंद करना है। अब आप एक बात हो, आप कोई भी बिजनेस चालू करो, आप में से कोई भी हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो या आपकी भी बात करूं, आप कोई बिजनेस शुरू करोगे तो क्या ये सोचोगे कि मैं इस बिजनेस को 2 साल चलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा? आप क्या सोचते हो कि मैं कोई भी बिजनेस चालू करूंगा उसको लॉन्ग टाइम तक, मतलब फ्यूचर के, मतलब बहुत लंबे टाइम तक उसको बिजनेस को कंटिन्यू करूंगा। तो उसको कहते हैं गोइंग कंसर्न एजम्पशन। मतलब कि आपको ऐसा, अब मैं बताया तो कि बुक में क्या लिखा है वो आप जो देखो, जो मैंने बोला क्या यही बुक में इंग्लिश में यही लिखा है क्या? अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न एजम्पशन, इट इज एज्यूम्ड दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल पीरियड। फॉर अ फोरसीएबल पीरियड मतलब कि बहुत लंबे टाइम तक। एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। तो ये हो गई गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कि हम सोचते हैं कि हम कोई बिजनेस करेंगे तो उसको लंबे टाइम तक चलाएंगे फ्यूचर में, और हमारी कोई इंटेंशन नहीं होगी उसको बंद करने की। जैसे अब मान के चलो आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो शास्त्री नगर में कोई दुकान लेते हो, तो आपने मान के चलो वो दुकान आपने खरीदी, तो आप क्या करोगे उसका, मान के चलो आपने लोन पे ली वो दुकान 15 साल के लोन पे। तो आपका मन मतलब क्या है कि भैया ये दुकान जो है मैं लोन पे ले लूंगा, और मतलब लोन पे लूंगा और 15 साल बाद ये दुकान मेरी हो जाएगी और तब तक मैं इसमें बिजनेस करूंगा। तो आपने लॉन्ग टाइम का एक फ्यूचर देखा है ना, 15 साल का लोन लिया है और उसके आगे भी आप बिजनेस कंटिन्यू करोगे। तो यही होते हैं गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कि आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मतलब सोच के चलते हो कि मेरा बिजनेस चलेगा, और ऐसे कोई मन में बात नहीं रखते कि भाई मैं तो इसको बंद कर दूंगा आजकल में, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गई गोइंग कंसर्न एजम्पशन, ज्यादा कुछ इसमें समझने वाला है नहीं। उसके बाद हो गया कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या होता है जरा ये समझना। अब कंसिस्टेंसी अजम्पशन होता है कि अगर आपने अकाउंट्स में कोई एक मेथड को पकड़ा लिया ना कि मैं इसको फॉलो करूंगा, तो फिर कंसिस्टेंटली मतलब कि नॉन स्टॉप फिर आपको वही मेथड फॉलो करना है। जैसे अभी आगे चल के आपका एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसका। जैसे आपका आगे चल के एक चैप्टर आने वाला है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपको पता ही है क्या होती है। तो डेप्रिसिएशन ना ऐसे थोड़ी, अभी तक हम जितने भी जर्नल एंट्री में पढ़ा कि डेप्रिसिएशन लगा दो 500 रुपए मशीनरी पे या कुछ, ये हमने कैसे कैसे पता लगाया 500 रुपए? तो इसका एक मेथड होता है, डेप्रिसिएशन निकालने का एक मेथड होता है। एक नहीं दो मेथड होते हैं जो आप उस चैप्टर में सीखोगे। मैं नाम अभी बता देता हूँ वैसे समझाने के लिए। उसका दो मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो ये दो मेथड है मान के चलो। तो मान के चलो जैसे हर्ष का बिजनेस है, तो हर्ष कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा है डेप्रिसिएशन लगाने का। तो ये नहीं है कि हर्ष ने कहा चलो सर इस साल तो मैं लगा लेता हूँ
स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकाल लेता हूँ, फिर अगले साल में डब्ल्यू वो रिटर्न डाउन वैल्यू से निकाल देता हूँ, फिर 2 साल में रिटर्न डाउन वैल्यू से निकालूंगा, फिर 3 साल बाद मैं क्या करता हूँ, फिर स्ट्रेट लाइन मेथड से। नहीं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है, अकाउंटिंग अजम्पशन कहती है कि जो आप मेथड फॉलो करना है वो आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि युवराज कहेगा कि भाई मतलब आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बाउंडेशन लगाइए कि नहीं आपको तो स्ट्रेट लाइन ही लगाना है, नहीं आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाना है। कोई भी मेथड जो आपने लगाना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे कि हर साल फिर वही मेथड फॉलो करोगे। ये नहीं कि आप चेंज करते रहो, जो इस साल तो ये लगा ले तो अगले साल ये नहीं। कंसिस्टेंट रहना है आपको, कोई भी मेथड फॉलो करो आप, तो आप उसमें कंसिस्टेंट रहो कि भाई मैं तो यही मेथड फिर फॉलो करूंगा। तो ये हो गई कंसिस्टेंसी एजम्पशन कि आप जो भी मेथड फॉलो करोगे उसको फिर मतलब लॉन्ग टर्म तक उसी मेथड को फॉलो करोगे, बार बार चेंज नहीं करते रहोगे। और लास्ट हो गया एक्रूवल एजम्पशन। एक्रूवल एजम्पशन बल्कि आपका एक चैप्टर भी है, मैं एक बार बताता हूँ कौन सा चैप्टर नंबर है वो। चैप्टर नंबर शायद 4 होगा, आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, बस मैं वैसे ही बता रहा हूँ। हाँ, आपका चैप्टर नंबर 4 है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक होता है एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। तो अभी मैं कैश बेसिस अकाउंटिंग नहीं बता रहा, अभी एक्रूवल बेसिस बता रहा हूँ कि एक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है। एक्रूवल बेसिस का मतलब होता है आपका कि जैसे आपने सेल करी, जैसे आपने क्या करा, आपने अपने बिजनेस में गुड्स बेचे, सेल करी, तो आपको ना रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेना है। मतलब जो आपको इनकम हुई है, जो आपने सेल करी है, उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेनी है, चाहे आपको पैसे मिले हो चाहे ना मिले हो। मतलब जैसे कैश बेसिस ऑफ, चलो कैश बेसिस भी बता देता हूँ क्या होता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है कि जैसे भाई मेरे पास कैश आया तब मैं जर्नल एंट्री करूंगा, तब मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, नहीं। अकाउंट्स कहती है कि जब भी जैसे आपकी सेल हो गई या आपने खर्चा कर दिया या कुछ भी ऐसे मतलब कुछ भी हो गया, चाहे उसमें पैसे दिए चाहे नहीं दिए आपने। जैसे अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको कहा हुआ था जब मैंने आपको सारे एक्सपेंसेस बताए थे, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और वो बताई थी इनकम वगैरह बताई थी, तो मैंने क्या कहा था कि एक्सपेंस ड्यू हो गया है लेकिन आपने पे नहीं करा, लेकिन मैं कहता था ड्यू डेट आ गई है तो रिकॉर्ड कर लो। तो आप अगर ध्यान से देखो तो आपने एक्सपेंस पे तो करा नहीं होता था। जैसे आपको हर महीने की 1 तारीख को आपको अपना रेंट देना होता था मान के चलो, तो 1 तारीख को लैंडलॉर्ड आपके पास आता था, तो आप कहते थे यार अभी तो मैं पैसे दे नहीं पाऊंगा, ड्यू डेट तो हो गई है आज, मैं मानता हूँ लेकिन ना आज तो पैसे है नहीं, आप 3-4 दिन बाद ले लेना। लेकिन आप 1 तारीख को फिर भी एंट्री करते थे, क्या एंट्री करते थे आप, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो यही है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या एक्रूवल अजम्पशन कि भाई चाहे आपने पैसे पे करे हैं चाहे नहीं करे, लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो उसको रिकॉर्ड करना है आपने। ऐसी अगर आप एक बात बताओ, जब आप सेल करते हो तो जब आप उधार पे सेल करते हो, पैसे तो आपके पास आते नहीं, आपने तो उधार में सामान बेच दिया, क्या फिर भी एंट्री रिकॉर्ड करते हो? हाँ करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आप एक्रूवल अजम्पशन को फॉलो कर रहे हो। एक्रूवल अजम्पशन यही तो कहती है कि भैया आपने सेल कर दी आज, चाहे पैसे आपको 10 दिन बाद मिले, 15 दिन बाद मिले, लेकिन आपने सेल आज कर दी है ना, तो एंट्री कर दो। आपको ने खर्चा जो था, आपकी ड्यू डेट थी आज, आपने पे करा है नहीं करा, फिर भी भैया रिकॉर्ड कर लो। तो ये होती है एक्रूवल। और कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है, जब हम कैश पे करते हैं या हमें कैश मिलता है तभी रिकॉर्ड करते हैं, वरना नहीं करते। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी वाइफ का बुटीक था, अभी तो टेम्पररी हमने क्लोज कर दिया, तो मेरी वाइफ का बुटीक था, तो वो वहां पर कौन सा अकाउंटिंग फॉलो करती थी, कैश बेसिस फॉलो करती थी। वहां पर क्या होता था, जैसे जो कस्टमर मान के चलो उनसे कोई सूट ले गया या बनवा दिया, तो पैसे नहीं देकर गया अभी मान के चलो, है ना, उन्होंने कहा मैं 4 दिन बाद पैसे दूंगी, तो मेरी वाइफ एंट्री नहीं करती थी। मेरी वाइफ एंट्री कब करती थी, जब वो 4 दिन बाद पैसे देती थी। तो वो कौन सी अकाउंटिंग होगी, कैश बेसिस। और हम जो करते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ी है, हमने इतने 3-4 चैप्टर पढ़ लिए, तो हम कौन सी अकाउंटिंग कर रहे थे अभी तक, एक्रूवल बेसिस वाली। तो हम जो अकाउंटिंग करेंगे एजम्पशन, वो कौन सी करनी चाहिए हमें, एक्रूवल वाली। तो ये एजम्पशन हमें माननी पड़ेंगी जब भी हम अकाउंट्स बनाएंगे। हम अपने बिजनेस में जब भी अकाउंट्स बनाएंगे तो हम ये वाली फॉलो करेंगे, एक्रूवल। अब आपके किसी के माइंड में आ रहा होगा कि सर फिर आपकी वाइफ क्यों कैश बेसिस करती थी। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, एक्रूवल को नहीं करते। अब हमारे मेरा जो बुटीक था वो कौन सा बहुत बड़े लेवल पे था, या हमने गवर्नमेंट को वो रिटर्न जमा करानी थी या कुछ करना था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने तो अपनी एक दुकान खोली थी, वहां बिजनेस कर रहे थे। लेकिन ये रूल क्या है, जो भी कोई रिटर्न फाइल करता है, या जैसे जिसने जीएसटी नंबर ले रखा होता है, या जो प्रॉपर समझ रहे हो, जो प्रॉपर जो शोरूम बड़े मतलब ऐसे होते हैं, उनको तो ये फॉलो एजम्पशन करनी ही पड़ती है, उनको ऐसा नहीं है कि वो फॉलो ना करे। ठीक है, क्लियर है आपको, क्लियर है, ठीक है। तो
ये आपकी 3 एजम्पशन है जो आपको करनी थी, ठीक है ना? मतलब ये एजम्पशन बड़ी आसान है। आपको मतलब जो मैंने पढ़ाया है ना अभी तक वो आपको बुक में मिल जाएगा, बल्कि दूसरे तीसरे पेज पे मिल जाएगा और उसमें आपको ये तीनों एजम्पशन डिटेल में एक-एक इतने बड़े-बड़े पैराग्राफ में दे रखी होगी। लेकिन जब आप पढ़ोगे अब आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, सर ने हमें ये बताया था और खुद ही आपको पता चल जाएगा हाँ यार, ये इसमें ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ये सर ने बताया था तो ऐसे इसको करना है, ठीक है? तो अब आपके अकाउंटिंग एजम्पशंस तो हो गई हैं। अब मैं आता हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर, जो सभी बिजनेस में फॉलो नहीं होती। मतलब वो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि वहां पर वो प्रिंसिपल लगेगा या नहीं लगेगा। एजम्पशन सबको फॉलो करनी होती है, ये प्रिंसिपल किसी बिजनेस में लगता है, किसी बिजनेस में नहीं लगते। तो अब जो सबसे पहला जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी या फिर इसको अकाउंटिंग एंटिटी भी कहते हैं, ठीक है? और अब मैंने आपको याद है, मैंने आप लोगों को कहा था कि जब मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा ना चैप्टर्स के, तो बहुत सारे आपकी थ्योरी तो वहीं क्लियर हो जाएगी। याद है मैंने आप लोगों को बोला था स्टार्टिंग में कि मैं आपको जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराता हूँ, जब मैं जो मतलब हम प्रैक्टिकल करते हैं उसी में आपकी बहुत सारी थ्योरी भी क्लियर करवाता रहूंगा। तो जो चैप्टर नंबर 2 है आपका जिसमें डेफिनेशंस लिखी हैं, तो वो तो अब जनरली आपको ज्यादातर पता ही चल गई होंगी, क्योंकि अब मैंने सारे बेसिक टर्म्स तो आपको क्लियर करे थे कि ये कैपिटल क्या होती है, एसेट क्या होता है, ये सब। तो अब ये जो बिजनेस एंटिटी है ना, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। देखो मैं एक डायग्राम सा बनाऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी का मतलब होता है, जो ये प्रिंसिपल कहता है वो कहता है, अगर आप लोगों की मेमोरी अच्छी हो तो मैंने ये डायग्राम पहले बनाया हुआ है जब मैंने आप लोगों को पहली क्लास कराई थी, जब मैं आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद जब मैंने 8 गोल्डन वर्ड्स लिखवाए थे, उससे पहले मैंने ये बनाया था। ये क्या लिखा मैंने? सेपरेट। मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोपराइटर और उसका बिजनेस दोनों सेपरेट होते हैं, है ना? और हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस की करते हैं, याद है? ये प्रिंसिपल यही कहता है। जरा पढ़ के दे देता हूँ एक लाइन, ये क्या कह रहा है? कह रहा है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब भी वही होता है कि सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। फिर से पढ़ रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। अब यहाँ मैंने प्रोपराइटर बोला था, तो यही ओनर होता है, यही प्रोपराइटर होता है। तो ये आपकी हो गई बिजनेस एंटिटी। क्लियर है मेरे ख्याल आपको? अब दूसरे प्रिंसिपल पर आते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। पहला है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, दूसरा है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है जब मैंने आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखवाई थी ना। जब मैंने आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखवाई थी पहली क्लास में, तब मैंने एक अकाउंटिंग की डेफिनेशन में लास्ट एक वर्ड बताता हूँ मैंने क्या बोला था। फिर से चलो एक बार इसी बहाने हमारी डेफिनेशन भी रिवाइज हो जाएगी अकाउंटिंग की। क्या थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन? देखते हैं किसी को याद है। अगर मैं पढ़ता रहता हूँ और देखो अगर आप लोगों को बिल्कुल याद आ रही है क्या। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, फिर उसके बाद एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर ऑफ ट्रांजैक्शंस विच आर फाइनेंशियल इन नेचर। तो मैंने फाइनेंशियल का क्या मतलब बताया था? पैसों से रिलेटेड, मनी रिलेटेड। मतलब मैं जो आपकी अकाउंटिंग कर रहा था उस टाइम पे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि भाई जैसे मैं आपकी अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा था कि आप कौन सी पिक्चर देख कर आए, क्या खाया। मैं पूछ रहा था पिक्चर देख कर आए, अच्छा कितने पैसे खर्च हुए। खाना खाया, कितने पैसे खर्च हुए। अच्छा आप घूमने गए, घूमने गए अच्छा बस से या जिससे भी गए, वहां पैसे कितने खर्च हुए आपके ट्रैवलिंग में। तो वो पूछता था, जो पैसे से रिलेटेड पूछता था मैं आपसे। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल भी यही कहता है। देखो मैं इसमें पढ़ के बता रहा हूँ, वैसे तो आप लोगों को बताया हुआ मैंने कि वो ट्रांजेक्शन जो मनी मतलब जो फाइनेंशियल इन नेचर है उनको रिकॉर्ड करना है। जरा एक बार पढ़ लेते हैं क्या इसी में, इसमें भी यही लिखा है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर से पढ़ रहा हूँ, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के लिए क्या कह रहा है? कह रहा है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
तो यही मैंने आपको ये 2 प्रिंसिपल तो अभी तक ऐसे आए हैं जो मैं आप लोगों को पहली क्लास में बता चुका था। अब बात करते हैं तीसरी, ये भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं इसको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, ठीक है जी। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है, कहता है कि जैसे आपका बिजनेस है, अब आपका बिजनेस तो बहुत लंबा चलेगा। आज जैसे आपने बिजनेस शुरू करा, तो अब जैसे आपके पेरेंट्स भी हैं जिनके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं, तो कितने सालों से बिजनेस कर रहे होंगे वो। तो क्या होता है, जो आपका बिजनेस चल रहा है ना इतने सालों से, उसको आप छोटे टुकड़ों में बांट देते हो। टुकड़ों में कैसे बांट देते हो, अकाउंटिंग ईयर में बांट देते हो। जैसे अभी कौन सा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। अब ऐसे मान के चलो आपके फादर मान के चलो पिछले 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, 2000 से बिजनेस कर रहे हैं, तो 2000 से 2001 पहला उनका अकाउंटिंग ईयर हुआ होगा, 2001 से 2002 दूसरा अकाउंटिंग ईयर। तो उन्होंने क्या करा, उनका जो बिजनेस है उनको हमने स्मॉलर पार्ट्स में, मतलब टुकड़ों में बांट दिया ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो ऐसे क्या है, अकाउंटिंग पीरियड, मतलब उनका जो बिजनेस है उनको हमने छोटे छोटे पीरियड में, छोटे छोटे पार्ट्स में उनको ईयर वाइज हमने बांट दिया। तो वो हो गया अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। और आपको पता भी है कि जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है वो क्या होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है। तो यही इस प्रिंसिपल में लिखा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस की बात हो रही है, द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज is broken into smaller periods, is broken into smaller periods so that its performance is measured at regular intervals। अब आप उसको हर साल टुकड़ों में बांट देते हो, तो उससे पता चलता है ना कि भाई 2020-21 का जो साल था, उसको हमने 2019-20 के मुकाबले हमने ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है, ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स कमाए हैं। अब अगर ये अकाउंटिंग ईयर ही ना हो, मान के चलो 2000 से लेकर 2020 तक बिजनेस ही कर रहा है कोई बंदा और वो हर साल अपना प्रॉफिट ही नहीं निकाल रहा, तो कैसे पता चलेगा 20 साल में उसको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या है क्या नहीं। अब स्मॉलर पार्ट्स में बांट देते तो हम पिछले साल से कंपेयर भी कर सकते हैं ना, कि भाई पिछले साल हमने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया था, इस साल हमने 1,20,000 का प्रॉफिट कमाया है। अच्छा, पिछले 5 साल पहले हमने इतना प्रॉफिट कमाया था। तो अगर हम टुकड़ों में बांट देते हैं तो उससे हम अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस भी पता कर सकते हैं कि हमने अपना बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम इसको स्मॉलर पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं तो उससे हम कंपेयर भी कर सकते हैं पिछले सालों से, पहले से, आने वाले टाइम में कि हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं या कुछ है। तो ये होता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ठीक है जी, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। ये तीनों अभी तक तो हमने पढ़े हुए थे, ऐसा कुछ इसमें था नहीं जो आप लोगों को समझ ना आया हो। अब अगला जो प्रिंसिपल है वो जरा सुनो। जो अगला प्रिंसिपल है उसका नाम है फुल डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, डिस्क्लोजर मतलब पता है आपको क्या होता है, डिस्क्लोज करना मतलब शो करना, बताना। डिस्क्लोज करना मतलब क्या होता है, शो करना। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल मतलब कि अकाउंटिंग कहती है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं कि आपको कुछ भी छुपाना नहीं है अपने अकाउंट्स में। कहीं सरकार से कहते हैं ना, टैक्स बचाने के लिए छुपा देते हैं, अपने प्रॉफिट कम दिखाते हैं या अपने जो है सेल कम दिखा दिया, कुछ नहीं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि आपको फुल डिस्क्लोजर मतलब कि आपको सब कुछ शो करना है अपने बिजनेस में, कुछ छुपाना नहीं है, फुल डिस्क्लोज करना है। ठीक है ना, वरना आप ऐसे तो धोखाधड़ी हो जाएगी, आप फुल डिस्क्लोजर नहीं करोगे। मतलब जितने अकाउंट्स आपने बनाने सब बनाने हैं, जो आप बनाते हो जर्नल एंट्री, फिर बुक्स बनाते हो, फिर उसके आगे ट्रायल बैलेंस, आगे जो अभी पढ़ोगे आप, फिर फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट, ये सब बनते हैं। तो फुल डिस्क्लोजर दिखाना है, कुछ छुपाना नहीं है। तो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ उसके लिए क्या लिखा है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, क्या मतलब है, कह रहा है कंप्लीट मतलब पूरी, और अंडरस्टैंडेबल मतलब कि जो समझ में आए। ये नहीं कि आपने ऐसे ही मतलब इंफॉर्मेशन तो पूरी दे दी लेकिन ऐसी भाषा में दे दी या इस तरीके से दे दी कि बंदे को मैनिपुलेट कर दिया। मतलब वो एक कॉमन मैन को भी समझ आनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए वो जो भी आप ये डिस्क्लोज करते हो अपनी जो भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है। फिर से पढ़ रहा हूँ, कह रहा है देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी क्या होती है, जो आपको पूरे साल के एंड में बताती है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो वो एक स्टेटमेंट बनती है जो हम भी आपके 11th क्लास में सीखेंगे।
तो कह रहे हैं उसकी जो है कंप्लीट रिपोर्टिंग देनी है आपने, कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडिंग रिपोर्टिंग देनी है, कुछ छुपाना नहीं है। किस चीज की? ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी, मतलब बिजनेस। कह रहे हैं जो भी आपके जो बिजनेस में जो एक एंटिटी या बिजनेस में जो आपके इकोनॉमिक अफेयर्स हो रहे हैं ना, मतलब जो वही पैसों से लेन देन जो भी सब बातें हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने पूरी कंप्लीट और अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग करनी है, उसकी कुछ भी छुपाना नहीं है। ठीक है, ये हो गया फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब उसके बाद जो अगला प्रिंसिपल आ गया उसकी बात करते हैं। अगला जो प्रिंसिपल है उसका नाम है आपका मेटीरियलिटी मेटीरियलिटी प्रिंसिपल। ये मेटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या होता है? मेटीरियल मतलब पता है आपको क्या होता है? मेटीरियल मतलब, और एक हो गया इममेटीरियल। मेटीरियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, और इममेटीरियल क्या होता है? अनइम्पॉर्टेंट। मेटीरियल मतलब हो गया इंपॉर्टेंट, और जो दूसरा वो जो मैंने बोला वो क्या होता है? अनइम्पॉर्टेंट, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इममेटीरियल। तो अकाउंटिंग क्या कहते हैं? कहती है जो आपके बिजनेस की मटेरियल चीजें हैं ना, जो जरूरी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब जो बिल्कुल खास हैं, तो उनको आपने रिकॉर्ड करना ही करना है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक बिजनेस के लिए एक चीज मटेरियल हो सकती है और वही सेम चीज दूसरे बिजनेस के लिए इममेटीरियल हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल समझो, रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी आपको पता है कितनी बड़ी कंपनी है? रिलायंस कंपनी आपकी जो है वो करोड़ों अरबों अरबों से भी ऊपर जो कुछ अमाउंट आता होगा, इतनी बड़ी कंपनी है। मान के चलो अब उसके उसके बिजनेस में एक फोटोकॉपी की मशीन है, वो खराब हो गई। ठीक है, जो अरबों की समझ रहे हो ना, अरबों की कंपनी है वो। उनकी एक छोटा सा उनका कोई ऑफिस था, उसमें वहां एक फोटोस्टेट की मशीन खराब हो गई, और वो फोटोस्टेट की मशीन ठीक करने आया बंदा। ठीक है, तो मान के चलो 1 लाख की मशीन है, और उसके खर्चे में आ गए 70-80 हज़ार रुपए का खर्चा आ गया। ठीक है, 70-80 हज़ार रुपए का खर्चा आ गया उसकी ठीक कराने में, रिलायंस कंपनी में। तो क्या उसके लिए मुझे बताओ, करोड़ों अरबों अरबों क्या खरबों रुपए की कंपनी है, उसके वहां पर एक फोटोस्टेट मशीन की रिपेयर लग गई 50-60 हज़ार रुपए की, तो क्या उनके लिए मटेरियल बात है? उनको उनके प्रॉफिट में फर्क भी नहीं आएगा, मतलब इतनी छोटी चीज है उनके लिए, कि उनके मतलब इतने अरबों खरबों का बिजनेस है, उनके 50 हज़ार का खर्चा तो ऐसे है इममेटीरियल, मतलब वो मटेरियल नहीं है उनके लिए, बड़ी छोटी सी चीज है। तो वो तो उसको क्या गिन लेंगे? पेटी एक्सपेंस में गिन लेंगे, मिसलीनियस, जो मैंने आपको बताया ना, मिसलीनियस एक्सपेंस, छोटा मोटा खर्चा है। अब मान के चलो कोई ऐसा बंदा है जिसने फोटोस्टेट की दुकान खोली हुई है, और उसका कमाई ही ये है कि वो फोटोस्टेट करता है पूरे दिन में। जैसे हम लोग जाते हैं ना फोटोस्टेट कराने, ऐसे उसका इसी चीज का काम है, एक ही मशीन है उसके पास, और उससे वो फोटोस्टेट करता है, वही उसका बिजनेस है। एक दुकान उसने मान के चलो शास्त्री नगर में छोटी सी ले रखी है, और वो फोटोस्टेट करता है। अब मान के चलो उसकी फोटोस्टेट मशीन खराब हो गई है, और वो 1 लाख की मशीन थी, और उसके 50-60 हज़ार रुपए का खर्चा आ गया उस मशीन को ठीक कराने में। आप मुझे बताओ, क्या उसके लिए ये मटेरियल नहीं है बात? उसके तो मशीन खराब हुई, उसका काम रुक गया। अब मुझे तो रिलायंस की अगर एक फोटोस्टेट की मशीन खराब हो गई किसी ऑफिस में, क्या उनका काम रुक जाएगा? उनका बिजनेस रुक जाएगा? उनको 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा रिलायंस को। ठीक है, लेकिन उस बेचारे का तो क्या होगा? बिजनेस ही ठप पड़ जाएगा। और उसके लिए 50-60 हज़ार रुपए खर्च करना बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए ये क्या हो गई? मेटीरियल बात हो गई। तो मेटीरियलिटी प्रिंसिपल यही बताता है कि सेम सेम ट्रांजैक्शन किसी एक बिजनेस के लिए तो बहुत मेटीरियल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वही चीज सेम ट्रांजैक्शन एक दूसरे बिजनेस के लिए इममेटीरियल भी हो सकती है। अब मैं इसका पढ़ के बता रहा हूँ क्या लिखा है। कह रहा है द मेटीरियलिटी प्रिंसिपल रेफर्स टू द रिलेटिव, अब इसकी जो मेन बात है चलो वो बता रहा हूँ। कह रहा है एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor। तो इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि मतलब कि एक आइटम तभी मटेरियल है कि उससे अगर सामने वाला इन्फ्लुएंस हो जाए। इन्फ्लुएंस मतलब पता है ना आपको, मतलब कि उसको फर्क पड़े कि भाई यार मेरा तो बिजनेस ही वो हो गया, तो वो तब तो वो मटेरियल है। अब इतनी इतनी बड़ी कंपनी के लिए इतनी छोटी चीज हो जाए तो वो उसके लिए मटेरियल बात नहीं है। क्लियर हुआ आपको? मेटीरियलिटी प्रिंसिपल मतलब, आपको मैं इसका चलो सीधा सा बता रहा हूँ कि मेटीरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब है कि एक एक बिजनेस के लिए वही चीज, एक ट्रांजैक्शन मटेरियल है, और दूसरे उसके लिए, बिजनेस के लिए वही चीज, ट्रांजैक्शन कोई आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगला प्रिंसिपल पढ़ते हैं। अगला प्रिंसिपल है, इसको कहते हैं प्रूडेंस। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चैप्टर, मेरी बात सुन लो आप, आपका
11th में भी शायद प्रैक्टिकल होता है, वो जो स्कूल में आपका जो वाइवा वगैरह होता है शायद 11th में भी होता है, और 12th में तो होता ही है। तो आप ये जो मैं चैप्टर हूँ इसको आप ध्यान से समझना, क्यों? क्योंकि 12th में जब आपका प्रैक्टिक वो होता है ना, वाइवा होता है, बाहर से टीचर आते हैं आप लोगों का वाइवा लेने, तो वो ये भी पूछ लेते हैं, बताओ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, बताओ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या होता है। आप ये मत सोचना कि उस टाइम पे सिर्फ 12th का ही पूछते हैं, नहीं, आपसे अकाउंट्स का कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये आप समझो 12th के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछ लेते हैं। और मतलब कि मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 30 में से 15 बच्चों से तो जरूर पूछेंगे वो ये वाला चैप्टर में से, कि ये एजम्पशन बता दो, अच्छा आप बताओ गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या होती है, अच्छा आप बता दो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये जो मैं आपको चैप्टर करा रहा हूँ, इसको आप जो है मतलब 12th तक याद रखना है, मतलब आपका जब तक वाइवा नहीं होता वहां भी पूछ सकते हैं आपसे ये। चलो जी, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ये क्या होता है? प्रूडेंस मतलब पता है किसी को क्या होता है? प्रूडेंस मतलब होता है समझदार। प्रूडेंस मतलब क्या होता है? समझदार। ठीक है, प्रूडेंस मतलब हो गया कि भाई समझदारी दिखाना। तो प्रूडेंस जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि आप अकाउंटिंग एक समझदार इंसान की तरह करो। मतलब कि जैसे मैंने कहा, मैंने हर्ष को कहा, मैं कहा हर्ष आपका इस चीज का बिजनेस है ना, तो मैं, अच्छा आप तो क्या नाम है, ये स्कूटी वगैरह आपका, अच्छा होंडा का आपका शोरूम है, स्कूटी वगूटी बेचते हो आप, तो यार मैं ऐसा कर रहा हूँ हर्ष, यार मैं ना 2 दिन बाद संडे आएगा, तो मैं संडे को ना आपसे स्कूटी लेने आ रहा हूँ भाई, मेरे को स्कूटी खरीदनी है। तो हर्ष ये नहीं कि खुश हो जाए, अरे भाई सर तो 2 दिन बाद पक्का स्कूटी लेने आने वाले हैं, मैं आज ही अपने प्रॉफिट जो है, मतलब सेल्स दिखा देता हूँ अपनी, आज ही प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ कि भैया 70,000 की स्कूटी है, हमको 50,000 की पड़ती है, 20,000 का प्रॉफिट हो गया, फटाफट से उसने रिकॉर्ड कर लिया। नहीं, ये समझदारी है क्या? नहीं, ये समझदारी नहीं है। और इसी के उल्टे चलते हैं, मान के चलो हमें पता है कि हमें 4 दिन बाद कोई ऐसा है जो नुकसान होने वाला है, कंफर्म है कि हमारे को यार लॉस है आगे, जैसे बेड, ये बेड डेट कराता हूँ मैं आपको, है ना, वो बंदा कहता है भाई मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, और क्या पता वो अगले साल, आपने देखा कई बार पैसे दे भी देता है। जब हम वो लिखते हैं बेड डेट रिटर्न, है ना, लिखते हैं रिकवर्ड, बेड डेट रिकवर्ड लिखते हैं, तो जब वो बंदा बोलता है मैं पैसे नहीं दे रहा, तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसी टाइम बेड डेट रिकॉर्ड कर देते हैं, कर देते हैं ना। तो हमें मतलब क्या ये प्रूडेंस, मतलब ये समझदारी क्या कहती है कि अगर आपको पता है कि आपको आगे चल के प्रॉफिट होने वाला है, तो उसको रिकॉर्ड मत करो, जब प्रॉफिट होगा ना तब रिकॉर्ड करना भैया। जब मैं हर्ष के पास आ जाऊंगा, स्कूटी खरीद लूंगा, पैसे दे दूंगा या उधार पे खरीदूंगा, जैसे भी होगा, तब उसको रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर हमें पता है कि यार हमें लॉस होने वाला है, तो उसको पहले रिकॉर्ड कर लो, चाहे अभी लॉस हुआ भी नहीं है ना, पहले रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, आगे चल के मैं आपको एक और बताऊंगा, अगर किसी ने नाम पढ़ा हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर अभी नहीं पता आप लोगों को तो अभी मैं नहीं बता रहा, लेकिन अभी एक नाम समझ लो, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसका मतलब यही होता है कि ये एक ऐसा लॉस है जो शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ आज ही, आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लेकिन ये एक ऐसा वो है लॉस जिसको मैं पहले ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्या पता हो या ना हो। तो इसको समझदारी कहते हैं कि भैया प्रॉफिट को पहले मत करो रिकॉर्ड, लेकिन अगर लॉस पता चल गया पहले ही कि आपको होने वाला है, तो उसको रिकॉर्ड कर लो। अब देखो इसमें इसके लिए क्या लिखा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू ये प्रूडेंस प्रिंसिपल, देखो क्या वर्ड लिखे हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉफिट को मत रिकॉर्ड करो, लेकिन लॉस पता चल गया, मतलब प्रॉफिट को मत रिकॉर्ड करो, मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट हो गया फिर भी मत रिकॉर्ड करो, मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रॉफिट होएगा आगे चल के, तो उसको अभी मत रिकॉर्ड करो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आगे चल के लॉस होगा, तो उसको रिकॉर्ड कर लो। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है, कह रहा है डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। Do not anticipate a profit but provide for all possible losses। ठीक है, इसका मतलब वही हो गया कि भैया आपको प्रॉफिट के लिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई पॉसिबल लॉस लगता है होने वाला है, उसको भैया रिकॉर्ड कर लो, उसको प्रोवाइड कर लो। क्लियर है? तो ये तो आपका हो गया प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, जनरली ये इस नाम से ज्यादा जाना जाता है, प्रूडेंस प्रिंसिपल से। अब हो गया अगला, जिसका नाम है
कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। हाँ जी, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, कहते हैं जैसे मान के चलो आपने कोई एसेट खरीदी है। ठीक है, आपने चलो कोई मान के चलो कोई एसेट खरीदी है 5 लाख रुपए की। आपने कोई एसेट खरीदी है 5 लाख रुपए की। ठीक है, तो अब 3 4 5 साल हो गए उसको मान के चलो करते करते यूज करते करते। तो आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर मान के चलो आगे चल के उसकी मार्केट वैल्यू, मैं आपकी बुक से ही एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसकी मार्केट वैल्यू कम या ज्यादा हो गई। ठीक है, आपने कोई चीज ली, आपने कोई एसेट ली 5 लाख रुपए की, आगे उसकी मार्केट वैल्यू, जैसे मतलब मार्केट वैल्यू का मतलब समझ रहे हो आप कि भाई उसको अगर आप आज बेचने जाते हो तो वो कितने की बिकेगी, ये हो गई मार्केट वैल्यू। जैसे आपका अगर 15,000 का मोबाइल है तो आज आप उसको अगर बेचने जाते हो तो कितने। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, जैसे मैंने कोई एसेट खरीदी 5 लाख रुपए की, और अगर मतलब टाइम हो गया और मैं, हाँ, मार्केट वैल्यू बता रहा था। मार्केट वैल्यू का मतलब है कि अगर आज आपकी कोई भी आपके पास एसेट है, मान के चलो आपका घर है, अगर वो 50 लाख रुपए का आपने खरीदा था 10 साल पहले, लेकिन आज उसकी एक मार्केट वैल्यू होगी ना कि भाई अगर आप आज उसको बेचने जाओगे तो 40 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 30 लाख, जो भी जितने का भी वो आज की डेट में अगर आप उसको बेचने जाओगे तो बिकेगा। वो आपकी आ, हो गई मार्केट वैल्यू। एक मिनट, हर्ष का शायद मैसेज आया है। हर्ष कह रहा है कि सर जो लैंग्वेज लिखी है वही लिखनी है या अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं। जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, अगर आप उसको बना के लिख सकते हो तो वैसे भी लिख सकते हो, वरना ना जो मैंने बातें बोली है ना आपको, वो ऐसी एक आधी लाइन आपको हर प्रिंसिपल में मिल जाएगी। जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको लाइनें हिंदी में, वो उसमें से मतलब आपको तो पूरा पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है हर प्रिंसिपल का, लेकिन जो मैं बातें आपको बोल रहा हूँ, ऐसी एक आधी लाइन मतलब जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वो इंग्लिश में आपको हर प्रिंसिपल में मिल जाएगी। उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना और उतना ही लिखा हो गया ना अगर पेपर में, जैसे 2 3 लाइन लिखा होगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे अगर आपको भाई मान के चलो ये प्रिंसिपल पूछ लिया, कॉस्ट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल पूछ लिया मान के चलो एग्जाम में, और यही पूछ लिया 3 नंबर का, तो इसमें सिर्फ एक लाइन थोड़ी लिख कर आओगे आप। तो आपने क्या करी, 1 2 लाइन में मतलब कॉस्ट कॉन्सेप्ट बता दिया क्या होता है, जो आपको मतलब इसमें प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल है उसमें मिल ही जाएगा लिखा हुआ, और साथ में एक एग्जांपल लिख दिया। ठीक है ना, वही एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी बुक में ही लिखा हुआ है वही बोल रहा हूँ मैं। तो क्या है, अब आपने कोई एसेट खरीदी थी 5 लाख रुपए की, अब 3 4 5 साल बीत गए, अब उसकी मार्केट वैल्यू जो है ना, मान के चलो 7 लाख हो गई, लेकिन अभी आपने बेची तो है नहीं, आपको तो बस ये पता है कि इसकी मार्केट वैल्यू इतनी है। मतलब अभी जैसे आज आपका घर है, आज आपने 10 साल पहले 50 लाख का लिया था, आज वो 70 लाख का है, तो आपको पता है ना, आप बेच थोड़ी रहे हो, लेकिन आप हर कोई पता करके रखता है भैया हमारे ये मकान की क्या कीमत है, तो वो मार्केट वैल्यू होती है। ऐसे ही जो आप एसेट खरीदी है आपने 5 लाख की, आपको पता होता है भाई 3 4 साल बाद आज इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, अगर हम इसको बेचना चाहें तो अगर उसकी वैल्यू 7 लाख हो गई, मान के चलो आपने 5 लाख का लिया था, ये नहीं कि आप उसको फिर इस साल 7 लाख रिकॉर्ड कर दो अपनी बुक्स में, आपने 5 लाख ही रिकॉर्ड करना है। और मान के चलो अगर उसकी वैल्यू 4 लाख हो गई, तो ये नहीं कि आप उसको 4 लाख रिकॉर्ड करोगे, आप मतलब 4 लाख रिकॉर्ड करोगे, आप कितनी लिखोगे, 5 लाख ही लिखोगे। कहने का मतलब ये है कि जितने में आपने खरीदी थी उसी कॉस्ट पे आप उसको, कॉस्ट कॉन्सेप्ट तभी तो इसका नाम है कि जितने की आपको कॉस्ट पड़ी थी, जितने आपने ली थी, उतने ही अमाउंट से रिकॉर्ड करना है आपको अपनी बुक्स में। ये नहीं मार्केट वैल्यू 10 लाख हो गई तो हम तो जी अब हम इसको 10 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे, या मार्केट वैल्यू अब 4 लाख हो गई तो हम इसको 4 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितने की आपको कॉस्ट पड़ी है उतने पे ही आप इसको लिखोगे। ठीक है, अब अगला आ गया मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि भाई जैसे मान के चलो 2020 से 2021 है, मतलब अप्रैल 2020 से मार्च 2021, तो इस 12 महीने में जो आपको खर्चे हुए हैं ना और जो आपको इनकम है, इन 12 महीनों की ही लेनी है। ये नहीं जैसे आपने एक्सपेंस जो है मान के चलो 15 महीने का पे कर दिया, 15 मंथ्स का पे कर दिया, होता है ना प्रीपेड, तो और आपने जो इनकम ली है वो 12 मंथ्स के लिए जो इस साल आपको हुई है,
इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक। कहने का मतलब है कि जितने आपने इस पीरियड का इनकम लिए ना, उसी पीरियड के एक्सपेंस लेने हैं। ये नहीं कि आप इनकम तो ले रहे हो 12 महीने की और एक्सपेंस ले रहे हो 15 महीने के। बात समझ आए? जैसे आपने रेंट मान के चलो 15 महीने का पे कर दिया आपने, 1 अप्रैल 2020 को आपका रेंट था 1,000 रुपए महीना और आपने 15,000 पे कर दिए 1 अप्रैल 2020 को। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने 3 महीने का रेंट जो है वो अप्रैल मई जून, मतलब आपने 1 अप्रैल 2020 को 30 जून 2021 तक का रेंट दे दिया। लेकिन आप कब तक के खर्चे लोगे? 31 मार्च 2021 तक के। इसका मतलब ये 15 महीने का चाहे आपने खर्चा कर दिया, लेकिन आप उसको कितने महीने का रिकॉर्ड करोगे इस साल में? 12 महीने का, मतलब 12,000 ही रिकॉर्ड करोगे। 3 तो प्रीपेड हो जाएगा, 3 महीने का जो रेंट क्या हो जाएगा? प्रीपेड हो जाएगा। तो मैचिंग का मतलब क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब ये है, मतलब मैच करना है अपने पीरियड, मतलब जिस पीरियड का आप एक्सपेंस ले रहे हो उसी पीरियड की इनकम लोगे, तभी तो आपका सही प्रॉफिट निकलेगा। मैं इनकम तो ले रहा हूँ 2 साल की और एक्सपेंस ले रहा हूँ 1 साल का, तो वो गलत प्रॉफिट नहीं दिखाएगा। कहने का मतलब है कि आपने जिस पीरियड का आप एक्सपेंस ले रहे हो उसी पीरियड की इनकम लोगे, तभी तो आपका सही प्रॉफिट दिखाएगा। आपने सेल्स तो ले ली 2 साल की और परचेज ले रहे हो 1 साल की, तो आप कहोगे देखो जी हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। अरे आपने सेल भी तो 2 साल की ले ली, ये कैसे मैचिंग करा? मैच का मतलब क्या है कि जितने पीरियड की एक्सपेंस ले रहे हो उतने ही पीरियड की इनकम भी लोगे। तो आपका वो मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई 12 महीने हैं, जैसे 1 साल है, तो उसी 1 साल की इनकम लेनी है और उसी 1 साल के एक्सपेंस लेने हैं। अगर आपने ज्यादा पे कर दिया अगले साल का, तो उसको मत गिनना इस साल में। इस साल में तो 12,000 रुपए रेंट गिनना, 15,000 मत गिन लेना। तो ये है मैचिंग प्रिंसिपल। ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा है, इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यूज ऑफ द पीरियड। रेवेन्यू मतलब होता है इनकम। इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यूज ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड। ठीक है, टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट। तो सेम पीरियड का ही एक्सपेंस लेने, सेम मतलब मैच करना है उसको, तभी तो इसका नाम है मैचिंग प्रिंसिपल। और एक लास्ट आपका प्रिंसिपल है जो वो भी मैं आपको करा चुका हूँ, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पता कब बताया था? जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आप सब लोगों को बोला था कि आपकी बुक में सबसे फ्रंट पेज में सबसे बड़े 2 वर्ड क्या लिखे हैं, तो क्या कहा था? डबल एंट्री। याद है? तो डबल एंट्री ही है डुअल एस्पेक्ट। डुअल मतलब क्या होता है? डबल। डुअल मतलब होता है 2। तो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल मतलब कि अगर एक चीज डेबिट हुई है तो दूसरी क्रेडिट होगी ही होगी, और अगर एक चीज क्रेडिट हुई है तो दूसरी डेबिट होगी ही होगी। ये है आपका डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ठीक है। अब देख लो एक बार इसमें क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल, every transaction entered into by an enterprise has two aspects, a debit and a credit with equal amount। ठीक है। तो ये वही बात हो गई जो मैंने आपको बताई थी कि अगर एक चीज डेबिट हुई है, दूसरी क्रेडिट हुई है, तो पहली डेबिट होगी, ऐसा होगा ही होगा। तो ये हो गया डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। किसी को कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है मुझसे।